हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट क्या है, कितने तरह के सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी संरचनात्मक इकाई के आधार पे कोई भी ठोस कितने तरीके का हो सकता है। हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। सबसे पहला पार्ट रहा जिसको बोला गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और सेकेंड पार्ट रहा जिसको बोला गया एमार्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या थे? वे सॉलिड्स थे जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर और बिल्कुल डेफिनेट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जबकि एमार्फस सॉलिड में इरेगुलर इंडिफिनिट जियोमेट्रिकल शेप में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने उनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हो सकता है वो रहा आपका आयनिक सॉलिड्स, यानी हिंदी में बात करें तो बोला गया आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो आता है जिसको बोला गया आयनिक ठोस। सेकेंड क्लासिफाइड जब किया गया था, सेकेंड पार्ट जब इनका आया तो उनको बोला गया कोवैलेंट सॉलिड्स, यानी कोवैलेंट सॉलिड्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो कोवैलेंट सॉलिड्स को हिंदी में बोला गया सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। यानी हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोला गया इनको सहसंयोजी ठोस। सेकेंड पार्ट रहा सहसंयोजी ठोस। थर्ड टर्म की तरफ अगर बढ़े तो थर्ड पार्ट रहा इनका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी थर्ड टर्म में अगर चले आए तो थर्ड टर्म पे आते हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी हिंदी में बोले तो बोला गया इनको आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी आणविक ठोस। और फोर्थ टर्म की तरफ अगर बढ़े तो फोर्थ टर्म था आपका मेटालिक सॉलिड्स, यानी धात्विक ठोस। यानी चौथा जो क्लासिफिकेशन रहा इनमें मेटालिक सॉलिड्स। हिंदी में बोले तो इनको बोला गया धात्विक ठोस। यानी जब क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब डिवाइड किया गया तो 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहला टाइप्स रहा जिसको बोला गया आयनिक सॉलिड्स, हिंदी में कहें तो आयनिक ठोस कहा गया। सेकेंड टर्म रहा कोवैलेंट सॉलिड्स, जिनको हिंदी में बोला गया सहसंयोजी ठोस। थर्ड टर्म रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हिंदी में बोला गया इनको आणविक ठोस। और अंतिम चौथा था आपका मेटालिक सॉलिड, जिनको कहा गया धात्विक ठोस। बाद में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी थर्ड पार्ट में यानी 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया। आगे इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। ये होते क्या है, आयनिक सॉलिड्स क्या है, कोवैलेंट सॉलिड्स क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है और मेटालिक सॉलिड्स क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विशेष इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो चलिए यहाँ लिखते हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टीज और इनके बारे में बारी बारी डिस्कशन करेंगे इनके साथ।
तो चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस रहा, डिफरेंस भी होगा आपका और आपका डिफिनीशन भी साथ साथ चलेगा। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, यानी घटक कणों की। सब में अलग अलग घटक कण पाए जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, सब में अलग अलग आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स पे अगर आए तो आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, और वो भी दोनों तरह के आयंस, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं। यानी आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में केवल और केवल आयंस ही प्रेजेंट होंगे, वो भी प्लस और माइनस दोनों, यानी दोनों आयंस इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनकी तरफ बढ़े तो आयनिक सॉलिड्स में आपको मिलेंगे जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस रहते हैं, और वो भी दोनों तरह के आयंस आपको मिलेंगे, प्लस आयंस भी रहते हैं और माइनस आयंस भी रहते हैं। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वही तो कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। सेकेंड टर्म में बढ़ते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स की तरफ। तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, यानी जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में एटम्स प्रेजेंट हो वो कहलाते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। तो थर्ड टर्म में इधर बढ़े तो इसमें आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं, यानी। और फोर्थ टर्म की तरफ बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में पॉजिटिव आयन एंड delocalized इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का मतलब विस्थापनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पॉजिटिव आयन यानी धनायन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले इनके डिफरेंस की बात कर लें, डिफरेंस भी साथ साथ होता रहेगा आपका। तो आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, वो भी दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव आयंस भी रहेंगे और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। जबकि कोवैलेंट सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं एटम्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मेटालिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं पॉजिटिव आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी धनात्मक आयंस पाए जाते हैं और विस्थापनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन में आए वो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेकर के, तो आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। कोवैलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और मेटालिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पॉजिटिव आयन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यानी विस्थापनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इनमें अट्रैक्शन क्या होता है, कौन सा फोर्स वर्क करता है, यानी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सा आकर्षण बल लगेगा, यहाँ पे लिखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन सा रहता है इसमें। तो आयनिक सॉलिड्स में अगर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें यानी आकर्षण बल की बात करें, तो आपको पता होगा, अच्छे से फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जहां प्लस और माइनस दोनों आयंस प्रेजेंट है, इनके बीच में वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और वो भी परस्पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। सेकेंड टर्म की बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कोवैलेंट सॉलिड्स। इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड अट्रैक्शन होता है।
या कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स लगता है, यानी सहसंयोजी आबंध बल काम करता है इनके पार्ट में। अब इसकी तरफ आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगर बढ़े तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बहुत सारे फोर्स, वीक फोर्स वर्क करते हैं, जैसे वान डेर वाल्स फोर्स हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स हुआ, लंदन फोर्स हुआ, इसमें बहुत सारे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के भी मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनमें जो वर्क करता है वीक वान डेर वाल्स, वीक वान डेर वाल्स फोर्स। और मेटालिक सॉलिड्स में चले आए तो इनमें होता है इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चलिए डिफाइन करते हैं बारी बारी चारों को। यहाँ पे सबसे पहला जो आयनिक सॉलिड्स रहा, क्या होता है आयनिक सॉलिड्स? तो वे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या वह क्रिस्टलीय ठोस जिनमें घटक कण के रूप में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, तथा वे परस्पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं, ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। सेकंड टर्म पे आते हैं, लिखा है कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? तो ऐसे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में एटम्स होते हैं, यानी जिसमें कंस्टिट्यूएंट घटक कणों के रूप में परमाणु मौजूद होते हैं, तथा वे परस्पर कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स, सहसंयोजी आबंध बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे ठोस कहलाते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। थर्ड टर्म पार्ट की तरफ अगर बढ़े तो लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? तो ऐसे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तथा वे परस्पर वीक वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा अटैच रहते हैं, ऐसे सॉलिड्स बोले जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और फोर्थ टर्म की बात करें तो लिखा है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? तो ऐसे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पॉजिटिव आयंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तथा वो परस्पर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं, ऐसे ठोस कहलाते हैं मेटालिक सॉलिड्स। तो ये इनके बीच का डिफरेंस भी है और ये इनके साथ डिफिनीशन भी चलता है। अब थर्ड टर्म की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। इनमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी पाई जाती है? बाइंडिंग एनर्जी वो भी किलो जूल पर मोल में। बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेटली है, मतलब लगभग है किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल में इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो आयनिक सॉलिड्स की बात करें, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन होता है। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नियर अबाउट 400 से 4000 किलो जूल पर मोल होती है। अब सेकेंड टर्म बढ़ते हैं, लिखा है कोवैलेंट सॉलिड्स। तो कोवैलेंट सॉलिड्स की बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड्स की भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी इनमें भी पाई जाती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं और मेटालिक सॉलिड्स की भी बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। तो सेकेंड टर्म में बढ़ते हैं, लिखा है कोवैलेंट सॉलिड्स। तो कोवैलेंट सॉलिड्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 150 जूल किलो जूल पर मोल से 500 किलो जूल पर मोल तक होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन भी वीक होता है। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 0.05 से 40 किलो जूल पर मोल तक की होती है। और अंतिम लास्ट वाले टर्म की बात करें तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 70 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल तक की होती है। तो यानी अगला जो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, बात कर लेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी की। तो आयनिक सॉलिड्स में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 400 टू 4000 यानी 400 से लेकर 4000 किलो जूल पर मोल तक की होती है। सेकेंड टर्म की बात करें कोवैलेंट सॉलिड्स में, तो कोवैलेंट सॉलिड्स में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 150 से 400 यानी 150 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक की होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 0.05 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक पाई जाती है।
और यहाँ मेटालिक सॉलिड्स में 70 यानी 70 से लेके 1000 किलो जूल पर मोल तक की बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो आयनिक सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इतनी आसानी से तो वो जाएंगे नहीं अपनी जगह से, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स की भी बाइंडिंग एनर्जी इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी लो है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़े से लो ही होते हैं इनके कंपैरिजन में, जबकि मॉलिक्यूलर्स के तो बहुत लो होते, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है इनका। और मेटालिक सॉलिड्स की बाइंडिंग एनर्जी इनसे थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए इनका भी मेटालिक पॉइंट हाई ही होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल नेचर की, यानी चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े तो हम बात करते हैं, टर्म याद करते हैं, अगला टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रिकल नेचर। यानी इलेक्ट्रिकल नेचर की बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल नेचर कैसा होगा। तो आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल नेचर में कैसे होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल नेचर में अगर ये सॉलिड्स के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिकल नेचर के फॉर्म में अगर बात करें यानी वैद्युत प्रकृति की बात करें तो ये नेचर में बैड कंडक्टर होते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये इंसुलेटर होते हैं। रीजन ये है कि इसमें जो आयंस प्रेजेंट तो होते हैं बट ये आयंस अपने जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जैसे ये मोल्टेन स्टेट में आते हैं, गलित अवस्था में आते हैं, इनके आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब आयंस मूव करने लगेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल के गुड कंडक्टर हो जाते हैं, बहुत अच्छे चालक हो जाते हैं वे। यानी तो ये गलित अवस्था में, अगर ये गलित अवस्था में है तो आयनिक सॉलिड्स बिल्कुल कंडक्टर होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में अगर नहीं है, अगर ये डायरेक्ट ठोस के फॉर्म में है यानी सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये पूरी तरह से बैड कंडक्टर, या यूं कह लीजिए कि ये पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं। सेकेंड आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल नेचर तो रखता ही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी आपको मिलेंगे। इनके पास ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का। इसका रीजन है ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो एक लेयर के फॉर्म में होती है, और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत नर्म होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। बट इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सारे कोवेलेंट सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल के बैड कंडक्टर होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं वो। थर्ड टर्म पे आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें भी कुछ तो होते हैं बहुत लोअर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है या वो इलेक्ट्रिकल करंट के कंडक्टर होते हैं, बट रेयरली मिलते हैं। और फोर्थ की बात करें तो इनके पास बहुत सारे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल के गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत आसानी से इनमें करंट फ्लो होता है। तो जितने भी मेटालिक धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये सुचालक भी होते हैं और अचालक भी पाए जाते हैं। इनकी बात करें तो ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बिल्कुल अचालक होते हैं। और आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो ये गुड कंडक्टर तब होंगे जब ये मोल्टेन स्टेट में रहे, यानी जब गलित अवस्था में है तो बहुत अच्छे चालक हैं, लेकिन अगर गलित अवस्था में नहीं है, अगर ये अपने ठोस के रूप में है तो ये विद्युत के अचालक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इनके आयंस मूव नहीं कर पाते, बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर मूव नहीं कर सकते तो ये गुड कंडक्टर नहीं बोले जाएंगे। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, जिसमें सबसे पहला रहा आपका आयनिक सॉलिड्स, सेकंड रहा कोवेलेंट सॉलिड्स, थर्ड रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ रहा मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स की बात हमने की तो आयनिक सॉलिड्स वे सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में आयंस पाए जाते हैं, घटक कणों के रूप में आयंस मौजूद होते हैं, और वो परस्पर वैद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इनके बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 400 से लेके 4000 किलो जूल पर मोल तक की होती है। गलित अवस्था में तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस की अवस्था में ये विद्युत के अचालक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। सेकेंड टर्म की बात करें, लिखा है कोवेलेंट सॉलिड्स, यानी
असंयोजी ठोस क्या है? तो असंयोजी ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में एटम्स पाए जाते हैं तथा वो परस्पर कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी 150 से 500 किलोजूल पर मोल तक की होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी कोवैलेंट सॉलिड्स इलेक्ट्रिक करंट के बैड कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट काफी लचीला होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है एक लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, एक परत के रूप में रहता है और उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है, जिसके वजह से ये कंडक्टर का नेचर शो करने लगता है। तो बात करते हैं थर्ड टर्म की तरफ। लिखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? वे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स दो तरह से बंट गए। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं, तो उनको अलग 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया। तो अलग अलग पार्ट की बात करें तो इसमें पहला आया जिसको बोला गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड की बात कर लें तो जिसको बोल दिया गया पोलर, और थर्ड की बात कर लें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये सारी चीजें आपने हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। नॉन पोलर क्या थे? वे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं और जिनमें जो अट्रैक्शन रहता है वीक होता है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स का अट्रैक्शन पाया जाता है, वो नॉन पोलर कहलाए। पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं? वे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कणों के रूप में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो पार्शियल पोलर होते हैं और उनमें जो अट्रैक्शन होता है वो लंडन फोर्स या इंड्यूस्ड फोर्स का अट्रैक्शन पाया जाता है इनके बीच में। और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हो इस तरह के सॉलिड्स कहलाए हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कहलाए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी 0.052 14 यानी 0.05 से लेकर के 40 किलोजूल पर मोल तक की होती है। अंतिम टर्म की बात करें तो लिखा है मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या है? मेटालिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कणों के रूप में पॉजिटिव आयंस एंड डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धनात्मक आयन होते हैं और इनके साथ साथ विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, वैद्युत बल काम करता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये जुड़ जाते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी 70 से लेके 1000 यानी 70 से लेके 1000 तक बीच की होती है। इनके अंदर डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक के। इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने की वजह से इनका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ स्पेशल नेचर की बात कर लें तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। इनके अंदर आघातवर्धनीयता तन्यता का नेचर पाया जाता है। आणविक ठोस थोड़े से नरम मुलायम होते हैं। सहसंयोजी ठोस कठोर होते हैं जबकि आयनिक ठोस बहुत हार्ड होते हैं और ये भंगुर होते हैं। पीटने पे आसानी से कण के पार्ट में ये टूट जाते हैं। तो ये इनके बीच का कुछ डिफरेंस रहा और ये इनके बीच का कुछ क्लासिफिकेशन रहा। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो होगा आपका ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग समीकरण क्या है? ये ब्रैग समीकरण WL ब्रैग और WH ब्रैग ने जब किसी क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों से यानी सक्सेसिव प्लेन से एक्स रेज का विवर्तन कराया तो उनको कुछ ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जब किसी क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों से यानी उसके सक्सेसिव प्लेन से एक्स रेज का विवर्तन होता है तो वो पूरी तरह से परावर्तन नियम का पालन करेगा। और सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, जब उस क्रिस्टल से परावर्तन का प्रोसेस हो जाए यानी परावर्तन की जो प्रक्रिया हो जाती थी उसके बाद दो रे एक दूसरे के समान फेज में तभी आएंगी जब उनका पाथ डिफरेंस यानी उनके मार्ग का अंतर एक्स रेज के वेवलेंथ का सरल गुणक होता था। इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दो रेज परावर्तन के बाद एक दूसरे के समान प्रावस्था में तभी आएंगी जब उनका पाथ डिफरेंस
यानी मार्ग का अंतर एक्स रेज की वेवलेंथ का सरल गुणक हो, एक कॉमन फैक्टर हो। यानी पाथ डिफरेंस जो था एल लैम्डा होना चाहिए, जहां यहां n की बात कर ले तो वेयर n इज इंटीजर, n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 S1 हो सकती है। और यहां लैम्डा की बात कर लें तो लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, वो भी एक्स रेज की तरंग दैर्ध्य बोली गई। तो यहाँ पे इनको दो ऑब्जर्वेशन मिले। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन रहा, जब किसी क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों से एक्स रेज का विवर्तन कराया गया तो वो विवर्तन पूरी तरह से रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो करता है, यानी परावर्तन नियम का पालन करता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो उनको मिला, उनका पाथ डिफरेंस, मतलब दोनों रेज एक दूसरे के समान फेज में तभी मिलेंगी जब उनका पाथ डिफरेंस, उनके मार्ग का अंतर एक्स रेज की वेवलेंथ का, एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य का सरल गुणक हो, n लैम्डा के इक्वल हो। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हो जाए तो उस टाइम ये दोनों किरणें एक दूसरे के समान फेज में आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे ब्रैग इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम किसी क्रिस्टल का उत्तरोत्तर तल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल लिया जिसका उत्तरोत्तर तल एक क्रिस्टलाइन प्लेन है, ए है, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी कह दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया डी। ये एक क्रिस्टलाइन प्लेन है और इस क्रिस्टल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी, ये एक तरह का क्रिस्टलाइन प्लेन था। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने डिनोट कर दिया स्मॉल डी से। इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम इस क्रिस्टल का सक्सेसिव प्लेन लेते हैं यहाँ पे, और इस सक्सेसिव प्लेन्स की बात करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने दो रेज एक साथ इन दोनों क्रिस्टलाइन प्लेन्स पे इंसिडेंट कराई, इस क्रिस्टलाइन प्लेन पे आपतित कराई, ध्यान दीजिएगा दो सेम फेज की रेज यहाँ पे आकर आपतित होती हैं। सबसे पहले फेज की रेज को यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपकी पहली रेज है और ये आपकी सेकेंड रेज है, जो दोनों थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। टू इंसिडेंट रेज, दो आपतित किरणें हैं यहाँ पे, इन दोनों को लिख देते हैं। ये है आपकी इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरणें। तो यहाँ पे हमने दिखाया ये इंसिडेंट रेज है, हिंदी में लिख दें तो इनको बोला गया आपतित किरण। और आपको पहला ऑब्जर्वेशन जो है उसको यहाँ पे फॉलो करना है। पहले ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि जब दोनों एक्स रेज एक दूसरे के साथ यहाँ पे आपतित होंगी तो आपतित होने के बाद इनका जो डिफरेंशन होगा यानी विवर्तन होगा पूरी तरह से परावर्तन के नियम पे लागू होगा। अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई हो, थीटा एंगल पे आपतित हुई हो, तो यहाँ से इनको फिर से दिखा देते हैं, ये यहाँ से बाहर निकल गई और कुछ देर के बाद ये रेज भी यहां से बाहर निकल जाएगी और दोनों रेज यहां से बाहर निकल गई हैं, जितने पे यहाँ पे थीटा दिखा देते हैं। इनको बोल दिया गया रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरण, इनको कहा गया रिफ्लेक्टेड रेज, यानी हिंदी में बात करें तो इनको बोल दिया गया परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में दोनों रेज पुनः एक दूसरे के सेम फेज में समान प्रावस्था में तभी आएंगे जब उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा होगा। अब इनका पाथ डिफरेंस है कितना, क्योंकि ये दोनों रेज एक समान फेज में निकली थी, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद अलग अलग तरीके से बढ़ गई, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हुई, जबकि दूसरी रेज थोड़ा अंदर जाने के बाद, थोड़ा नीचे जाने के बाद रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई। लेकिन फिर आगे चल के दोनों सेम फेज में बनती हैं। अगर दोनों सेम फेज में बनती हैं तो इनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार इनका जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, इनके मार्ग का अंतर होना चाहिए, वो n लैम्डा रहना चाहिए। कितना पाथ डिफरेंस हुआ, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इस पाथ डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम इसको यहां से इस पे लंब गिरा देते हैं और यहां से भी इसको ऐसे लंब गिरा देते हैं। ये आपका आपतन बिंदु है और ये आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचा गया है, यानी ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने नाम दे दिया, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। यहां से हमने लंब दिया तो ये एंगल 90 का और ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। ये थीटा है, यहां से ये थीटा होगा, ये भी आपका थीटा एंगल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनके मार्ग का डिस्टेंस कितना रहा, कितना पाथ डिफरेंस हुआ। तो यहां से लेके और यहां तक तो दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस शो करना है, लेकिन इस लाइन में ये रेज यहाँ पहले ही बाहर निकल जा रही है, जबकि दूसरी रेज को यहां से लेके यहां तक अतिरिक्त डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, अतिरिक्त दूरी इसको तय करनी पड़ रही है, और जो अतिरिक्त दूरी ये तय कर रहा है वही इसका पाथ डिफरेंस है, और वो पाथ डिफरेंस ब्रैकेट्स के अनुसार n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अगर हम बात कर ले फिगर की, इसका हम नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं आपका E है, इसको F कर देते हैं, ये G है, ये H है, इसको पॉइंट दे देते हैं, O कर देते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया P, ये K है और ये आपका L है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे ये रहा आपका फिगर। अब इन पे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने एक क्रिस्टलाइन प्लेन लिया ए बी और सी डी, और इस क्रिस्टलाइन प्लेन पे दो एक्स रेज यहाँ पे इंसिडेंट कराई गई, दो एक्स रेज आपतित कराई गई। पहली एक्स रेज जो थी ईपी थी और सेकेंड एक्स रेज जो रही यहाँ पे एफ ओ रही। दोनों एक दूसरे के, दोनों ने परावर्तन नियम का पालन किया और फिर दोबारा इधर लौट गए। अब इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस रहा वो कितना रहा, यानी ये जो किरण, ये जो रेज आई थी वो पहले वाले तल से वापस लौट गई। कम डिस्टेंस तय करना पड़ा इसको, लेकिन सेकंड वाली रेज को तो ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा, और ज्यादा डिस्टेंस तय करने के बावजूद ये दोनों जब बाहर निकले रिफ्लेक्ट होकर तो दोनों सेम फेज में थी। इसका सीधा निष्कर्ष था कि इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, एल लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो हम बात कर ले अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, या सीधे सीधे हम बात कर ले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो होना चाहिए n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाथ डिफरेंस n लैम्डा, लैम्डा जो है वेवलेंथ है एक्स रेज की यहाँ पे, और पाथ डिफरेंस हुआ कितना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यही इसका पाथ डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी पाथ डिफरेंस की बात कर लें तो इसका पाथ डिफरेंस Kp और प्लस PL है। तो Kp और PL ये किसके इक्वल होने चाहिए, आपके l लैम्डा के इक्वल होने चाहिए, है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्राइंगल है OKP और एक ट्राइंगल है OLP। दोनों को सर्वांग दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज OKP तथा ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है OLP में। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले एक एंगल आपको थीटा दिखाई दे रहा है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। सेकंड आपको ये 90, आपने इस पे लंब गिराया तो 90 ये भी है और 90 ये भी है, दो एंगल भी इक्वल हो गए। और थर्ड ये वाली जो लाइन है यानी जो ओपी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो ओपी है ये पूरी तरह से कॉमन है दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल
के ओ पी एंगल पी ओ एल, ये दोनों इक्वल हैं, फिगर से दिख रहा है आपको। और सेकेंड की बात कर रहे हैं तो ओ के पी और एंगल ओ एल पी दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं और एक कॉमन साइड आपको दिखाई दे रही होगी ओपी इक्वल टू ओपी, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। और हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ए प्रमेय से, यस ए थ्योरम से, यानी एंगल साइन एंगल थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ के पी दोनों सर्वांसम हैं ओ एल पी के। ऐसा लिख सकते हैं कि ओ के पी और ओ एल पी दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल समान सर्वांसम है। और अगर ये सर्वांसम है तो हम लिख सकते हैं कि के पी और पी एल भी आपस में इक्वल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ आपका मिला यहाँ पे। यानी आपने देखा कि त्रिभुज ओ के पी और त्रिभुज ओ एल पी ये दोनों सर्वांसम है, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा और थीटा एंगल सेम है। ये 90 डिग्री आपने पहले ही लंब गिराया तो 90 भी सेम है और एक साइड कॉमन होती है। यानी जब किसी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांसम। और जब त्रिभुज हो गए सर्वांसम तो इनकी आपस सभी भुजाएं भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। यानी हम लिख सकते हैं कि केपी और पीएल आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड बिल्कुल सेम हो गई, केपी इक्वल टू हो गया पीएल के। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे केपी और पीएल जब इक्वल हो गए तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं केपी की। इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है जिनका यूज हमको करना है। चलिए यहाँ पे देखिए केपी इक्वल टू हो गया पीएल के। इधर वाले को भी इरेज कर देते हैं, इनकी जरूरत है। देखिए यहाँ पे अब एक ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ओ के पी, ट्राइंगल है ओ के पी में। यहाँ पे यूज करते हैं हम ओ के पी हुआ, आप साइन थीटा का यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। लंब कौन होती है? जो थीटा के सामने की भुजा साइड होती है वो लंब कहलाती है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका केपी अपान आ जाएगा यहाँ पे ओपी। तो यहाँ पे आपको केपी की वैल्यू मिल गई। केपी इक्वल टू हो गया ओपी साइन थीटा। और अगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे आपको ओपी की वैल्यू मिल जाएगी। ओपी की वैल्यू हो जाएगी डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केपी इक्वल टू डी साइन थीटा। क्यों डी साइन थीटा हमने लिखा? क्योंकि यहाँ पे ओपी इक्वल टू डी है। और ऐसा कैसे है? ये है आपका फिगर से दिख रहा है। फ्रॉम फिगर लिख दें तो ओपी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी डी। यानी केपी इक्वल टू मिल गया डी साइन थीटा और यही केपी की वैल्यू पीएल की भी वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हम देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें तो आप लिख सकते हैं केपी प्लस पीएल। पीएल की जगह पे भी हम केपी क्या यूज कर सकते हैं? इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा 2 केपी इक्वल टू एन लैम्डा। और यहां से हम केपी की वैल्यू अगर रख दें तो 2 और केपी की जगह पे रख देंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन लैम्डा। ये बोला गया आपका ब्रैक इक्वेशन। तो ये पूरा रहा आपका ब्रैक इक्वेशन। एक बार फिर से दिखते हैं। जब ब्रैक्स ने डब्ल्यूएल ब्रैक और डब्ल्यूएच ब्रैक्स ने एक्स रेज के द्वारा किसी क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों से एक्स किरणों का विवर्तन कराया तो उनको दो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि एक्स रेज से जो विवर्तन का प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से परावर्तन नियम का पालन करता है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, दोनों किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समान फेज में आएंगी, लेकिन कब? जब उनका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, उनका पाथ डिफरेंस एक्स रेज की वेवलेंथ का सरल गुणक हो। यानी जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए।
तो हमने देखा यहाँ पे यानी लिख देते हैं कि उनमें पाथ डिफरेंस रहना चाहिए n लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमने लिख दिया n लैम्डा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक फिगर दिखाते हैं। हमने एक क्रिस्टल का उत्तरोत्तर तल लिया AB और CD, ये दोनों पैरेलल है। हमने इस पे इंसिडेंट रेज दिखाई, हमने इस पे दो रेज को आपतित कराया। आपतित कराने के बाद जब इनका विवर्तन हुआ तो ये पूरी तरह से परावर्तन नियम का पालन करती है। ये आपका अभिलंब रहा, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपतित रही। थीटा पी इंसिडेंट कराई गई थी, थीटा पी ये थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। इस लाइन को हमने पीछे बढ़ाया क्योंकि हमको देखना है पाथ डिफरेंस कितना रहा इसका। ये लाइन ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई और इस लाइन को आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा डिस्टेंस फ्लो करना पड़ा। कितना ज्यादा फ्लो करना पड़ा, वही तो पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो हमने देखा कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा और यही ज्यादा डिफरेंस कहलाया पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा क्योंकि दोनों रेज एक दूसरे के समान प्रावस्था में मिली और ये तभी मिलेंगी जब इनका पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो। तो हमको सबसे पहला इक्वेशन जो मिला Kp प्लस PL, यानी इसका जो पाथ डिफरेंस था वो Kp प्लस PL हुआ और ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो गया n लैम्डा के इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आसानी से बहुत इजीली प्रूफ किए जा सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग हैं। हमने प्रूफ कैसे किया, थीटा और थीटा एंगल आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, KOP और POL दोनों बिल्कुल आपस में एक दूसरे के सेम है। OKP और OLP 90 डिग्री पे पहले ही बने हुए हैं और एक साइड तो आपको कॉमन दिख रही है, OP बिल्कुल कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे प्रमेय से, एंगल साइड एंगल प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के सर्वांग सम है और अगर सर्वांग सम है तो KP और PL भी बराबर होंगे। यानी हम PL के जगह KP का यूज कर सकते हैं, आगे करेंगे, लेकिन फिर ट्राइंगल ले लेते हैं OKP, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। लंब की बात करें तो थीटा के सामने की जो साइड होती है वही लंब कहलाती है। थीटा के सामने आया KP तो हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू KP यानी लंब, और अपान कर्ण की बात करें तो कर्ण में आ जाएगा आपका OP क्योंकि 90 के सामने की जो साइड होती है वही कर्ण कहलाती है। तो साइन थीटा इक्वल टू KP अपान OP और KP की वैल्यू मिल गई OP साइन थीटा, जबकि हमने देखा OP की वैल्यू D है, यहाँ से दिख रहा है दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ D है तो ये भी आपकी D होगी। तो KP इक्वल टू मिल गया D साइन थीटा और हमने पहले ही प्रूव कर लिया ये जो PL है वो भी KP ही है। तो अगर PL KP है तो प्राइम इक्वेशन 1 KP प्लस KP लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा और n KP प्लस KP 2KP इक्वल टू n लैम्डा और KP की वैल्यू यहाँ हमने निकाली है, KP की वैल्यू हो जाएगी D साइन थीटा। तो हम इसको रख दें तो हमारा पूरा इक्वेशन प्राप्त होता है 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा और इसी को बोला गया ब्रैग्स इक्वेशन। तो यहाँ तक जनरल क्लासिफिकेशन और ठोस के बारे में कुछ चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम यूनिट सेल से, तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।